नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु लेक्चरर जॉब करो की आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ से संबंधित पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हम उसके प्राकृतिक अप्राकृतिक और उल्कापिंड जैसे उनके स्रोतों ज्ञान करेंगे कि पृथ्वी की अंदर कैसी स्थिति थी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखिए दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो स्रोत है कि कैसे पता लगाया जाता है, उसको तीन भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला ले लेते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत, क्या लेते हैं, इसको हम अप्राकृतिक स्रोत भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा है उल्कापात, क्या है, उल्कापात। तीसरा हमारा है प्रत्यक्ष स्रोत या प्राकृतिक तत्व। तो अब इसके अंदर अप्रत्यक्ष को हम इसको वापस तीन भागों में बांटते हैं। देखिए तीन भाग कौन से हो गए, पहला है तापमान, दूसरा है घनत्व, तीसरा है दबाव। इन तीन के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। और प्रत्यक्ष स्रोत में आ जाएंगे हमारे भूकंप और ज्वालामुखी, इनका इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। देखिए अब क्या होता है, पृथ्वी के हम जैसे तापमान की बात करें सर्वप्रथम, तो पृथ्वी के धरातल में हम जो जो गहराई की ओर जाते जाएंगे तापमान में वृद्धि होती जाएगी। जैसे हम जाएंगे धरातल पर अंदर पृथ्वी में, तो 32 मीटर की 32 धरातल 32 मीटर दूरी पर कितना 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये पृथ्वी में हम जो अंदर जाएंगे तापमान में वृद्धि होती जाएगी, लेकिन तापमान में बराबर वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि जैसे 32 पर 1 डिग्री सेल्सियस है तो अंतरातल पे इतनी नहीं रहेगी, कभी ज्यादा कभी कम, और एंड में जाते जाते तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन वह घटती दर से वृद्धि होगी। ध्यान रखना, जो जो पृथ्वी के अंदर जाएंगे हम उसमें वृद्धि तो होगी, लेकिन किस प्रकार की वृद्धि होगी, घटती दर से वृद्धि होगी, और सभी जगह बराबर तापमान में वृद्धि नहीं होगी। जैसे हम बात करें 50 किलोमीटर तक की बात करें तो ये 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास चलेगी। 200 से 300 की बात करें हम तो वो चलेगी 3 डिग्री सेल्सियस के तापमान के आधार पर, और इससे नीचे जाएंगे 300 से नीचे जाएंगे तो कितनी जाएगी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि में डिफरेंट आता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी धरातल में जाएंगे तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन घटती हुई दर से वृद्धि होगी। उसका क्या उदाहरण है, जैसे अंदर से जैसे ज्वालामुखी बाहर निकलता है किस प्रकार का गर्म है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि धरातल के अंदर गर्म है, गर्मी के कारण वो जो चट्टाने पिघलकर बाहर निकलती, तो किसका उदाहरण है, तापमान का मतलब वृद्धि। देखिए दोस्तों, इसके आधार पर हम ज्ञात करें तो पृथ्वी के आंतरिक कोर में 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि है। कितनी है, पृथ्वी का कोर 2000 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म है। यदि इसके अनुसार आकलन करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि तापमान में वृद्धि होती है। हम बात करें दूसरी चीज घनत्व की। देखिए दोस्तों, अपन जो पृथ्वी के अंदर जाएंगे अधिक दबाव के कारण उसमें घनत्व में भी वृद्धि होती जाएगी। अब देखिए तापमान वृद्धि कितनी होगी, जैसे पृथ्वी का घनत्व कितना है, पृथ्वी का घनत्व 5 ग्राम मीटर क्यूब का, ठीक है। और ये किसने दिया, न्यूटन ने दिया दोस्तों। देखो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से ये दिया गया है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी का जो हम घनत्व क्या करते हैं, तो पृथ्वी का घनत्व 5.5 है, जबकि पृष्ठ का घनत्व कितना है, पृष्ठ का घनत्व दोस्तों 2.6 से 3.3 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब है, या यूं कह सकते हैं औसत घनत्व 3 है इसका, ठीक है दोस्तों। यदि हम कोर में जाएं, पृथ्वी के कोर में जाएंगे तो इसका घनत्व लगभग 11 ग्राम मीटर सेंटीमीटर क्यूब है। देखो क्या हुआ कि हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो उसका घनत्व 5.5 ग्राम क्यूब है, क्रस्ट की बात करें तो 2.6 से 3.3 या यूं कहे
3 क्यूबिक है। कोर की बात करें तो कोर कितना है 11 इसका घनत्व है। इसका मतलब क्या है कि वहां चट्टानों से जो पृथ्वी का दबाव है उसके कारण से घनत्व ज्यादा हो गया। अब बात करते हैं दबाव की। देखो दोस्तों, पृथ्वी में जो दबाव बढ़ता जाएगा चाहे चट्टानों का हो चाहे किसी प्रकार का हो, तो तापमान दबाव बढ़ने से वहां अंदर जो बिल्कुल आंतरिक कोर है वह तरल ना हो ठोस प्रकार का है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जो हम कोर की बात करें, देखिए यूं समझ सकते हैं पृथ्वी को, तो ये तीसरा वाला भाग है, ये अंदर का भाग अधिक तापमान अधिक इनके होने के कारण क्या होना चाहिए, तरल बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में होना चाहिए, जबकि ये आंतरिक और पिघली अवस्था में होकर ठोस प्रकार का है। या यूं कह सकते हैं जो ये क्रस्ट है ये किस प्रकार का है दोस्तों, ये क्रस्ट है कठोर उच्च घनत्व और कठोर ठोस का। और इस प्रकार इसके अकॉर्डिंग तापमान के अकॉर्डिंग चाहिए और दबाव के अकॉर्डिंग चाहिए तो क्या होना चाहिए, तापमान का तरल, जो कि नहीं है, तरलता यहां तक इसकी खत्म है। जब स्टार्ट करेंगे इसका वर्गीकरण तब बताएंगे। तीसरी चीज आती है इसके अंदर उल्कापात। पूरा ब्रह्मांड सूर्य हो चाहे उसमें तारे हो, वो मिलकर बने हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड में शामिल है और उनकी उत्पत्ति उन अनेक तारों से हुई। ब्रह्मांड है तभी तो तारे हैं, तभी तो ब्रह्मांड है। तो हुआ क्या कि वहां से भी पृथ्वी के ऊपर कभी कभी धरातल को उल्कापात आते हैं और टुकड़े आते हैं। क्या आते हैं टुकड़े, उन टुकड़ों के आधार पर उनका गहन अध्ययन करने के बाद में पता लगाया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मतलब गर्म थे, तो उनसे पता लगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना अंदर जाएंगे तो गर्म अवस्था में प्राप्त होगी। तीसरी चीज आती है हमारी भूकंप। देखिए भूकंप क्या होता है कि हमने जैसे पहले वाले हमारे लेसन में वीडियो में पढ़ा था भूकंप की सारी प्रक्रिया, इसलिए मैं यहाँ संक्षिप्त जानकारी दूंगा कि भूकंप क्या है कि P, S और L तीन लहरें हैं। P ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव है गैस, तीनों में जाती है, ठीक है। S सिर्फ ठोस पदार्थ से गुजरती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जहां पर देखो मान लो ये है हमारा संरचना है, ठीक है, यहां से भूकंप उत्पन्न हुआ तो ये यहां पहुंच गए, ठीक है दोस्तों, ये यहां पर हो गए। ये सारी क्या चल रही है, ये पी तरंगे जा रही है और पी तरंगे ये तरल पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ है। अब पी तरंगे अंदर तो जाएगी लेकिन अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाएगी, अपनी दिशा से विक्षिप्त हो जाएगी। तो ये तो हुआ दोस्तों 103 डिग्री का और ये हुआ 143 डिग्री का, 143। तो ये जहां पर पी तरंगे पहुंच नहीं पाई, कौन से वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में पी तरंगे पहुंच नहीं पाई, वो कहलाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। तो भूकंपीय छाया क्षेत्र कितने डिग्री का था, 40 डिग्री का, अर्थात यहाँ पर किरणें पी तरंगे पहुंच नहीं पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी इधर से तो ठोस है लेकिन अंदर से तरल है। तरल कैसे, तो ये जो पी तरंग है वो तरल में तो जाती है लेकिन अपने मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है। तो विक्षेपित हो जाने का ये तरंगे यहां से चलेगी, इसका मतलब अंदर तरल है। और एस तरंगे क्या होती है दोस्तों, एस तरंगे सिर्फ यही बाहर आती है, अंदर पहुंच नहीं पाती है और अपना 103 डिग्री, ये 103 डिग्री, मतलब 103 डिग्री के बाद इसका छाया क्षेत्र होगा, किसका, एस तरंग होगा। ये क्यों, क्योंकि ये ठोस नहीं जाती है, गैस में द्रव तरल पदार्थ में नहीं जाती है और जब यहाँ नहीं गई तो यकीन हो गया कि यहाँ पर क्या है, तरल पदार्थ है। ध्यान रखना, जो एक चीज ध्यान रखना, जो हम अंदर जाएंगे अंदर उच्च घनत्व का पदार्थ भी मिलते हैं। जैसे हम क्रस्ट की बात करें तो वहां एल्यूमिनियम ज्यादा मिलेगा, एल्यूमिनियम, क्योंकि इसका घनत्व कम है, 2.7 इसका घनत्व है, ठीक है। हम यदि कोर में जाते हैं, पृथ्वी के केंद्र में जाएंगे तो वहां लोहा अधिक मात्रा में मिलता है, लोहा मिलेगा, तो लोहा मिला तो वहां घनत्व कितना है, लोहा घनत्व कितना है, 6.7 घनत्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो अंदर जाएंगे वहां जाते जाएंगे तो क्या रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, घनत्व है, सीधा सीधा इफेक्ट हुआ। ज्वालामुखी की बात करें हम तो ध्यान रखिए दोस्तों, पृथ्वी के धरातल से जब लावा पिघली हुई चट्टानें, लावा मैग्मा जब बाहर निकलता है तो उसके साथ फ्यूमस या फिर गैस और अनेक
खनिज उसके साथ बाहर निकलते हैं, उसके टर्मिनल इलेक्ट्रॉन ज्वालामुखी वाले लेसन पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें बाहर निकलती हैं। उनका जब अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो जलते जाएंगे तापमान में वृद्धि होती जाएगी और वहां पिघली अवस्था में पदार्थ मिलते हैं और घनत्व भी वहां का बढ़ता हुआ चला जाएगा। ज्वालामुखी से क्रिया लावा क्या होता है, लावा भी तो गर्म होता है, गर्म अवस्था में मिलता है लावा या मैग्मा। तो ये इससे अध्ययन से ये पता लगा है हमें कि जो पृथ्वी में जाते जाएंगे तापमान में वृद्धि और पृथ्वी जो धरातल अंदर तब वृद्धि होती जाएगी और उच्च घनत्व का क्षेत्र प्राप्त होगा। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं एक इंटरनेट IUCN के अनुसार उन्होंने पृथ्वी को अलग अलग प्रकार में बताया उसके अंदर कि अंदर कितने डिग्री तक कितना है और कितने डिग्री तक कितना तापमान रहता है, सारी चीजें उसमें विस्तृत रूप से बताई गई है। IUCN का वर्गीकरण बता रहा हूं दोस्तों, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजी एंड फिजिक्स, इसके अनुसार इन्होंने पूरी पृथ्वी को देखिए, ये एक चार्ट के द्वारा बताते हैं दोस्तों। देखो ये है, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है। देखिए ये एक कार्ड निर्धारित किया है, क्या किया दोस्तों, एक कार्ड जिसके अंदर इन्होंने पूरी IUCN ने एक वर्गीकरण बता दिया। देखिए हम बात करें, ये कैसा कार्ड बनाया है, इसको बनाया है, ये आप देखो ये जिस पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का आंतरिक और क्या, तो ये वाला हिस्सा मतलब अंदर का कोई सा हिस्सा उतार कर यहाँ हमने दिखा दिया है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं वो पृथ्वी का एक हिस्सा बिल्कुल काट कर बताया गया है। जैसे ये हो गया, अब ये हो गया पर्वत, क्या हुआ पर्वत, ये पठार, ये मैदान, ये क्या हुए मैदान, तो ये क्या हुआ सागर, ये सागर हो गया दोस्तों, देखो ठीक है, ये सागर। अब देखिए एक इसमें अंदर जो पृथ्वी का क्रस्ट है, देखिए ये इसकी होगी दूरी 50 से 60 किलोमीटर, इसकी होगी 2885 किलोमीटर। देखिए अभी आपको समझ में आएगा, यहाँ पर पृथ्वी का आंतरिक कोण है 6373 किलोमीटर। अब देखो इसको हम कहते हैं ऊपरी क्रस्ट। ये जो चीज है ये तो पूरा क्रस्ट है, देखो ये जो हम बता रहे हैं ये क्रस्ट है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है क्रस्ट, और ये क्या है दोस्तों मेंटल, पूरा मेंटल है, ठीक है। और ये क्या है, इसको हम कर सकते हैं कोर, कोर में विभाजित। तो अब क्या कहते हैं, ये ऊपरी, इसको हम करते हैं ऊपरी क्रस्ट, ये हो गया निचला क्रस्ट, क्या हुआ निचला क्रस्ट। क्रस्ट को हमने दो भागों में बांटा है, ये हो गया ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, और ये हुआ मेंटल, ये हुआ निचला मेंटल। अब देखिए कोर को ऊपर नीचे विभाजित न करके बाह्य कोर यानी क्रोड, इसको क्रोड भी कहते हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, आंतरिक कोर में इसको विभाजित किया गया है। देखो मैंने आपको एक चीज पहले बता चुका कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 औसत घनत्व है, ध्यान रखिए ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी दूरी, इसकी जो यहाँ क्रस्ट ऊपर से लेकर ऊपरी निचला क्रस्ट से ऊपर यहाँ की इसकी दूरी है 35 किलोमीटर की, देखिए दोस्तों। और इसको दोस्तों ये पर है, यहाँ पर इसकी दूरी है 650 से 700 किलोमीटर की, ठीक है। और जो आंतरिक और बाह्य कोर की है बीच में, ये है 5150 किलोमीटर का इनमें डिस्टेंस है। अब देखो इसमें डिस्टेंस हो गया। अब ध्यान रखिएगा जो ये क्षेत्र दिया ऊपरी मेंटल में, ध्यान रखिएगा ये जो क्षेत्र दिया ऊपरी मेंटल में, इसको हम LBZ कहा जाता है। लेहमान महोदय थे, एक लेहमान महोदय, उन्होंने ऊपरी मेंटल के नीचे वाले भाग को, ध्यान रखिएगा ऊपरी मेंटल के नीचे वाले भाग को या निचले क्रस्ट के निचले क्रस्ट को, उसको LBZ से कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर तरंगों की गति में मंद प्रकार का परिवर्तन हुआ है।
इसकी दूरी कितनी है? 100 से 200 किलोमीटर है दोस्तों, ध्यान रखना। LVZ कितना है? यानी लो वेलोसिटी जोन। देखिए एल यहां लिख रहा हूं मैं, एल यहां देखिए आपको LVZ यानी कि लो वेलोसिटी जोन, मतलब यहाँ पर जो तरंगें चलती है उनमें परिवर्तन आती है और वो उनकी गति मंद हो जाती है। गति क्या होती है? मंद। किन होती है? LVZ वाले क्षेत्र में, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ तरल हो गया, तरल पदार्थ हो गया। तो यह अब देखिए, अब हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये 2850 और ये 5150 तक, मतलब जो कोर है, कोर 2885 से 6373 तक किलोमीटर की दूरी है, और बाह्य और आंतरिक कोर को एक असंबद्धता करती है जिसकी दूरी इतनी है 600, 500, 700। अभी हम डिटेल्स देखते हैं। देखो इसको हम 3 भागों में बांटा। पहला है क्रस्ट। अब देखो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट ध्यान रखिए दोस्तों, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है वहां पर एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम जो कि कम घनत्व का होता है। कम घनत्व कितना होता है तो मैं बता चुका। और जो अंदर जाएंगे लोहा अधिक घनत्व का आता है, तो लोहा यहाँ मिलेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम प्लस सिलिका मिलेगी। ये चीज ध्यान रखिए। अगर हम तत्व की बात करें, देखो इस क्रस्ट का घनत्व कितना है? क्रस्ट का औसत घनत्व 3 होता है, ठीक है, या यूं 2.7 से 3, ये इसका औसत घनत्व हो गया। दोस्तों इसका आयतन कितना होता है? 1% इसका आयतन होता है। इसमें जो क्रस्ट हम किसकी बात करें, जो इसमें जो तत्व पाया जाता है सर्वाधिक, वह ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। कितना? 45% ऑक्सीजन तत्व। अब कंफ्यूज हो गया, क्या हो गया कि यहाँ पर क्रस्ट में सर्वाधिक पदार्थ भी पाया जाता है। वो क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या दोस्तों? सिलिकॉन ऑक्साइड, जो कि लगभग 60% पर है। तत्व तो ऑक्सीजन 45% और पदार्थ सिलिकॉन ऑक्साइड 60%। मतलब यहाँ सिलिका या सिलिकॉन से मतलब मिट्टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को एक महान वैज्ञानिक है, उन्होंने अंतर बताया कि 35 किलोमीटर गहराई जाने पर तरंग में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ इफेक्ट पड़ता है ना। तो उसका नाम दिया उन्होंने, कोनार्ड महोदय थे, एक कोनार्ड महोदय, उन्होंने कोनार्ड असंबद्धता नाम दिया। क्या दिया? कोनार्ड असंबद्धता, मतलब कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी नाम दिया। तो कौन सी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी दोस्तों? ये क्या है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। इसको एक बार शॉर्ट ले लीजिए, इसको बोलते हैं कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड असंबद्धता, ये किसकी बात हुई? ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को जो संबंध अलग करती है वह है कोनार्ड असंबद्धता। अब हम बात करते हैं मेंटल की बात करते हैं दोस्तों। मेंटल दूसरा टॉपिक हमारा मेंटल। कौन सा मेंटल? देखो ये वाला हिस्सा पूरा देखिए, मेंटल की बात करें तो देखो इसकी जो गहराई तक दूरी जाते हैं वो देख कितना है? 50 से 60 से लेकर ये है 2885 तक किलोमीटर की तक, यह मेंटल को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों इसका जो आयतन है, आयतन 84% है, ध्यान रखिए कितना है? 84%। और इसका द्रव्यमान दोस्तों, द्रव्यमान है 56%। किसका? मेंटल का, ये मेंटल का। और इसके अंदर जो सर्वाधिक पदार्थ पाया जाता है, पदार्थ देखिए, पदार्थ जो पाया जाता है वह है सिलिका ऑक्साइड। क्या है? सिलिका ऑक्साइड, जो कि 60% में के बराबर हिस्सा है। और इसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है ना। इसमें क्या होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है। देखो सियाल, सीमा, निफे 3 पर पढ़ते हैं। सियाल, सीमा और निफे, NI
Fe, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, निकल और फेरस एंड लोहा, ये हमारा स्ट्रेस का वर्गीकरण है। तो ये हम किसमें पढ़ेंगे? स्ट्रेस के वर्गीकरण पढ़ेंगे और एक वान डर ग्राफ का वर्गीकरण उसमें ये इसका अध्ययन करेंगे। मेंटल की बात करें तो इसमें क्या होता है, धरातल में जाएंगे तो तापमान दबाव अधिक होने के कारण तापमान में परिवर्तन आएगा और वहां जो चट्टानें तो पिघली अवस्था में मिलेगी। तो जो एलवी जोड़ है ये एलवीजेड, ये क्या तरल तो है, इसको क्या बोलते हैं? लो वेलोसिटी जोन, मैंने बताया था। लो मतलब तरल पदार्थ मिलते हैं, यहाँ पर जो तरंगे हैं उनमें परिवर्तन आता है भूकंपीय तरंगों के अंदर। और जो यहाँ पर मेंटल को ध्यान रखिए, जो मेंटल को जो परिभाषित क्या मतलब अलग अलग किया, क्या जो परिवर्तन आता है वो एक महावैज्ञानिक थे मोहोरोविसिस, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने एक मोह असंबंधता दे दी, क्या थी? मोह असंबंधता मतलब डिसकंटिन्यूटी, मतलब उस जगह कुछ न कुछ डिफरेंट अंतर आया होगा। तो क्या ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट को पुनर् असंबंधता और ऊपरी निचला क्रस्ट, ध्यान रखिए, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इन दोनों क्या अलग करता है? यहाँ पर मोह असंबंधता क्या करती है? मोह असंबंधता, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मोह असंबंधता अलग करती है। और इसी के अंदर दोस्तों एक रेपेटी, इसी में एक रेपेटी असंबंधता भी है, ध्यान रखिए। कौन सी है? रेपेटी असंबंधता। कहां पर? ऊपरी क्रस्ट और निचला मेंटल जो अलग करती है वो क्या है? रेपेटी असंबंधता। दोस्तों ये है रेपेटी असंबंधता। रेपेटी असंबंधता किसको अलग करती है? ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल को, जिसकी दूरी कितनी है? 650 से 700 किलोमीटर के आसपास। यह है 650 से 700 के आसपास, ये इनकी दूरी होगी। किसमें? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो इसमें एकदम भूकंपीय तरंगों में परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन किस प्रकार का आता है? वो तेज गति का परिवर्तन आता है। कौन सा? तेज गति का परिवर्तन आता है। इस तेज गति का परिवर्तन आने के कारण ही जो मोहोरोविसिस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने मोह असंबंधता बांटी, मोह असंबंधता के बारे में बताया। ये तेज गति का कारण हुआ, बाकी और कुछ नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं तीसरी जो हमारा पॉइंट है वह है दोस्तों कोर। क्या है? कोर। हमने पहले जो पढ़ी परत वो है क्रस्ट, दूसरा हमने पढ़ा मेंटल और तीसरा पढ़ रहे हैं हम कोर या भूक्रोड या क्रोड, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब भूक्रोड एक पृथ्वी के आंतरिक भाग है दोस्तों। जैसे हमने क्रस्ट का किन बताया, मेंटल का बताया, 4.5 से 5.5 घनत्व होता है। इसका घनत्व कितना है? देखो लगभग 3 घनत्व, इसका लगभग ये 3 घनत्व हो गया। तो इसका कितना है? लगभग 4.5 से 5.5 घनत्व हो गया। इसका कितना? लगभग 11 घनत्व है। तो हम बात करें क्रोड का, पिछला शब्द से ये घनत्व कितना है? 11 घनत्व है। किसका? पृथ्वी का आंतरिक होगा, इस पूरे का क्या है? लगभग 11 है। अब इसी के अंदर हम जो पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तापमान दबाव के कारण, अब देखो इसमें दबाव के कारण क्या होता है? तापमान के कारण पदार्थ तरल अवस्था में मिलने चाहिए, लेकिन अधिक दबाव होने के कारण, ध्यान सुनिए, हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होने के कारण यहाँ का जो पदार्थ है पिघली अवस्था में मिलना चाहिए, लेकिन दबाव अधिक होने के कारण यहाँ पिघली अवस्था में नहीं मिलता है और एक ठोस प्रकार का ठोस अवस्था में ये मिलता है। तो क्या हुआ? ये तो मिलता है। देखो बाह्य कोर की बात करें हम, बाह्य कोर, तो क्या हुआ? यहाँ उच्च घनत्व प्लस तरल अवस्था में पदार्थ मिलते हैं। हम आंतरिक कोर की बात करें तो क्या हुआ? उच्च घनत्व तो उच्च रहेगा दोस्तों, लेकिन ठोस अवस्था रहेगी। क्या रहेगी? ठोस अवस्था, मतलब ये उच्च घनत्व तरल वाला है और एक ठोस उच्च घनत्व और ठोस अवस्था है। क्यों? दबाव के कारण ये ठोस अवस्था में रहेगा। अब देखो इसके अंदर भी जो बाह्य निचला मेंटल है और बाह्य कोर है, इसको भी एक असंबंधता अलग करती है, जिसका नाम है
गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या है? गुटेनबर्ग, जो गुटेनबर्ग महोदय ने दी थी। कौन सी संबद्धता हुई? ये गुटेनबर्ग असंबद्धता होगी। इसके अलग नाम दोस्तों, उसको गुटेनबर्ग, इसको बोल सकते हैं हम डी प्राइम प्राइम, ये भी बोल सकते हैं, MCB भी बोल सकते हैं, मेंटल कोर बाउंड्री। ठीक है, इसके अनेक नाम हैं। क्या क्या नाम है दोस्तों? इसके अनेक नाम, एक तो हो गया डी प्राइम प्राइम, ठीक है। एक स्वीडन डेनमार्क के वैज्ञानिक थे लुथेन वेव, उन्होंने क्या दी थी? डी प्राइम प्राइम गुटेनबर्ग असंबद्धता का नाम, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है MCB, यानी कि मेंटल कोर बाउंड्री। किसका? ये सब इसका नाम है, गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम है। अब ये ऐसा किसको करती है? निचला मेंटल और बाह्य कोर को अलग करती है संबद्धता। एक इसमें अंतर हुआ कि ये लास्ट की संबद्धता जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करती है, वो लेहमैन महोदय ने दी, जिसका नाम है लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन महोदय ने अपने FDZ भी दिया था 100 से 200 किलोमीटर। इसका लो वेलोसिटी जोन, मतलब तरंगों गति कम हो जाती है या गति का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये लेहमैन महोदय ने ये दिए। तो हमारा कहने का मतलब है, तो कोर किससे बना हुआ है? देखिए दोस्तों, कोर बना हुआ है लोहा और निकिल से बना हुआ कोर। किससे बना हुआ है? यहाँ पर लोहा क्यों है? क्योंकि कुछ घनत्व है, और ये लोहा भी कुछ घनत्व वाला क्षेत्र है, तो क्या मिलता है यहाँ पर? लोहा ही है। तो दोस्तों, हमारे जो आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इसी प्रकार इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आज का टॉपिक ही खत्म होता है, और हम नेक्स्ट टॉपिक में श्वेत वर्गीकरण और वाटर ग्राफ का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे।